आज ना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भौतिक भूगोल के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर का जो भूकंप एवं ज्वालामुखी वाला टॉपिक है उसको लेकर चर्चा ही करेंगे। ये जो टॉपिक है इसके मुख्य रूप से दो भाग है, एक भूकंप को लेकर है, दूसरा ज्वालामुखी को लेकर है। ये दोनों इस तरह की प्राकृतिक आपदा है जिस जिस समय घटित होती है तो बहुत सारे जन और धन की जो हानि है वो उसका सामना करना पड़ता है। भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में शायद भविष्यवाणी करना या फॉरकास्ट करना मुश्किल है। अब ये जो भूकंप है, इस भूकंप की परिभाषा क्या होगी, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है और भूकंप के दौरान जो प्रभाव रहता है वो कितने रूपों में होता है, इसको लेकर जो है इस टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला अपना जो ये रहेगा कि जो अर्थक्वेक होता है या भूकंप होता है वो क्या है। तो भूकंप है वो एक प्रकार की ऐसी प्राकृतिक आपदा है या ऐसी घटना है जिसका पूर्वानुमान लगाना लगभग असंभव है। तो इसको अगर परिभाषा के रूप में अगर देखा जाएगा तो भूकंप वह है घटना है जिसके द्वारा भूपटल या जो धरातल है उसमें जो हलचल उत्पन्न होती है और हलचल के द्वारा जो भूपटल में के ऊपरी भागों में जो कंपन होता है, इस कंपन को ही अपन भूकंप कहते हैं। यानी भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा जिसके माध्यम से कंपन की उत्पत्ति होती है, उस कंपन को ही अपन भूकंप बोलते हैं। तो एक सामान्य सी ये है बात कि ऐसी घटना जिसके द्वारा भूपटल के आंतरिक भागों में कंपन होता है, उस कंपन को ही अपन भूकंप कहते हैं। इसको एक दूसरी परिभाषा के रूप में भी देखा जा सकता है। थोड़ा अगर इसको डिटेल में जाए तो अपन इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं कि जो बाह्य तथा जो अंतर्जातीय कारण होते हैं, इसके द्वारा धरातल में जो तीव्र गति से जो कंपन पैदा होते हैं, यानी जो अंतर्जातीय तथा जो बाह्य जातीय बल है, इसके द्वारा जो तीव्र गति से भूपटल में जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन को ही अपन भूकंप कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। यानी बाह्य तथा अंतर्जातीय बलों के कारण जो तीव्र गति से कंपन उत्पन्न होता है भूपटल में, उसको अपन भूकंप की संज्ञा देते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। उसके बाद है कि जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसमें जो भूकंपीय लहरें होती है या जो तरंगे होती है या अर्थक्वेक वेव होती है, वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो अपन एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे स्थिर पानी होता है या शांत पानी होता है, उसके अंदर अगर अपन एक पत्थर मारते हैं तो शांत पानी के अंदर या स्थिर पानी के अंदर जो लहरें उठती है जो केंद्र से बाहर की ओर जाती है, तो कहने का मतलब है कि जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसकी केंद्रीय भाग से जो लहरें हैं वो उसके बाहर की ओर जाती है, यानी केंद्र से अभी प्रचारित होती है। तो केंद्रीय भाग से जो बाहर की ओर जैसे जैसे भूकंपीय तरंगे जाएगी तो उसकी शक्ति तथा जो तीव्रता होती है उसमें कमी होती जाती है। यानी केंद्रीय भाग के अंदर उन तरंगों का प्रभाव ज़्यादा रहता है तथा जब परिधि होगी तब बाहर की ओर होगा उसका प्रभाव वो कम होगा। उसी भांति जो जब भी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो उसमें जो भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती है तो वो केंद्र से बाहर की ओर जाने पर उनका जो प्रभाव होता है वो कम होता है। जैसे ये एक आप सर्कल देख रहे होंगे, अगर इसको अपन भूकंप का केंद्र मानते हैं तो इस केंद्र से जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाओगे अलग अलग दिशाओं के अंदर, तो इसका जो प्रभाव होगा वो कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भूकंपीय तरंगे होती है वो केंद्र से बाहर की ओर जाने पर उसकी प्रभाव तथा तीव्रता है वो कम होती ही जाती है। तो यहाँ पर भूकंप का प्रभाव अधिक रहेगा तथा बाहर की ओर जाने पर उसका जो प्रभाव है वो कम रहेगा। अब बात आती है कि जो भूकंपीय प्रभाव होता है वो दो रूपों में होता है। और कैसे? एक प्रभाव होता है क्षैतिज प्रभाव होता है और दूसरा प्रभाव होता है लंबवत प्रभाव होता है। तो क्षैतिज प्रभाव वो होता है जो केंद्र से जो लहरें बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी जो केंद्रीय भाग से परिधि की ओर जो तरंगे हैं वो प्रभावित होगी, तो इससे जो अपन कहते हैं कि केंद्रीय भाग में तो भूकंप का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है और बाहर की ओर उसका प्रभाव वो कम देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह का जो प्रभाव होता है वो जो भूकंप का जो प्रभाव होता है वो कम रहेगा। लेकिन जो लंबवत होगा, लंबवत तब होता है जब भूकंपीय जो प्रभाव होता है भूकंप है वो बहुत तीव्र गति से होता है। यानी जब भूकंप की जो तीव्रता है बहुत तीव्र गति से होती है तो जो धरातलीय भाग है वो एक लंबवत रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में या वर्टिकल रूप में उसका धसाव होने लगता है। तो उसका धसाव होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
तो जो लंबवत प्रभाव होता है भूकंप का वो ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है, यानी क्षैतिज प्रभाव के मुकाबले में लंबवत प्रभाव होता है जो भूकंप का वो ज़्यादा विनाशकारी या खतरनाक है वो माना जाता है। तो कुल मिलाकर भूकंप के दो प्रभाव होते हैं, क्षैतिज प्रभाव और लंबवत प्रभाव। तो क्षैतिज प्रभाव है वो कम खतरनाक होता है और जो लंबवत प्रभाव होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसके मुकाबले जब इस तरह का दशा होता है तो उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है रिक्टर पैमाने पे, तो वो एक विनाशकारी जो है वो रूप ले लेता है भूकंप। उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि जैसे भूकंप है उसके अंदर दो चीज़ें बहुत मायने रखती है। एक तो भूकंप का मूल या अर्थ की फोकस है वो कौन सा होता है, दूसरी बात है उसका जो एपिसेंटर होता है जिसको अधिकेंद्र बोलते हैं, और जो अर्थ की फोकस होता है उसको अपन हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ है कि जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो भूकंप मूल या अर्थ की फोकस या हाइपोसेंटर माना जाता है। यानी भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु होता है या भूकंप की उत्पत्ति का जो बिंदु है उसको अपन भूकंप मूल या हाइपोसेंटर बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए कि आप दिख रहे हैं, अगर ये भूकंप है इसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है तो ये जो बिंदु होता है वो उसका हाइपोसेंटर या भूकंप मूल माना जाएगा। अब उस जो हाइपोसेंटर होता है उससे जस्ट 90 डिग्री के कोण पे जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंग की अनुभव की जाती है, यानी अधिक के अंदर क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होती है वो तो भूकंप मूल या हाइपोसेंटर है, और सबसे पहले जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसको अपन उसका अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। और जो ये एपिसेंटर या भूकंप अधिकेंद्र होता है वो भूकंप मूल के 90 डिग्री पे होता है, यानी जो एपिसेंटर होता है वो हाइपोसेंटर के 90 डिग्री के एंगल पर होता है जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय जो तरंग है उसको रिकॉर्ड की जाती है। दूसरी बात है कि कुल मिलाकर ये जो भूकंप है उसका एक सामान्य सा अगर कारण माना जाता है कि भूकंप की उत्पत्ति का सामान्य सा कारण क्या होगा, तो कुल मिलाकर भूकंप की उत्पत्ति का एक सामान्य से अगर कारण माना जाएगा तो जो भूतल होता है या भूपटल होता है उसकी जो संतुलन व्यवस्था है उसके अंदर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी जो संतुलित था भूभाग वो भूकंपीय तरंगों के कारण असंतुलित हो जाता है। तो उसको अपन उसका प्रमुख कारण मानते हैं, यानी जो स्थिर अवस्था होती है भूपटल की उसके अंदर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो बहुत सारे कारण होते हैं इसके, जैसे ज्वालामुखी की क्रिया भी हो सकती है और प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है वो भी हो सकता है। उसके अलावा भूपटल भ्रंश भी हो सकता है, भू जो संतुलन उसमें अव्यवस्था भी उत्पन्न हो सकती है, जलीय भार भी हो सकता है और गैसों का फैलाव है। तो कुल मिलाकर 8 ऐसे कारण बताए जाते हैं जिसको भूकंप की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। तो कुल मिलाकर एक सामान्य से शब्द में भूकंप का जो कारण होता है कि संतुलन व्यवस्था में अव्यवस्था होता है, और जो अव्यवस्था होती है उसके पीछे भी बहुत सारे जो कारण होते हैं अलग अलग करके। जैसे अगला जो अपना टॉपिक हो क्लास होगी तो उसमें अपन भूकंप के जो अलग अलग जो कारण है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।